हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल कवरेज ऑन दिवाली। और आज हमारे साथ दिवाली के खास मौके पर खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर समीर अरोड़ा, फाउंडर एंड फंड मैनेजर ऑफ हीलियस कैपिटल। समीर सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन एंड विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड धनतेरस। थैंक यू वेरी मच जी, आपको भी और आपके व्यूअर्स को भी थैंक यू वेरी मच। एंड सर, सेकेंडली कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर म्यूचुअल फंड लॉन्च हीलियस फ्लेक्सी कैप फंड। अभी स्टार्ट हुआ है सर, कैसा रेस्पॉन्स रहा है इसका? तो रिस्पॉन्स हमारे हिसाब से जो रीसेंट लॉन्चेस है उनके हिसाब से तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर आदमी सोचता है कि और भी हो जाता डबल ट्रिपल। बट अब क्या है कि अब परफॉर्मेंस होगी तो उससे और आगे चलेगा। बट सो फार सो गुड। मैंने एक महीना मैं इंडिया में रहा, कल वापस आया। सो अभी तो वी आर वेरी हैप्पी। अब उसको इन्वेस्ट करना है जरा प्रॉपरली। ओके, बिल्कुल सर। ये भी जानेंगे कि कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके म्यूचुअल फंड और आप लोग किस तरह का प्लान बना रहे हैं। लेकिन सर, ये बताएं कि म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काफी प्लेयर आ चुके हैं, और लेकिन अच्छी चीज ये कि एसआईपी भी बहुत अच्छे से बढ़ रही है इंडिया के अंदर। सर, कैसे देख रहे हैं अगले 5 या 10 साल बाद रिटेल का पार्टिसिपेशन एफआईएस के पार्टिसिपेशन को बीट करने वाला है इंडिया में? वो पता नहीं बीट करेगा नहीं करेगा, लेकिन काफी अपने आप में बहुत, हम तो कहते हैं एफआई भी बहुत आया क्योंकि हम एफआई भी हैं साथ में। और मैं एग्जैक्टली। तो डायरेक्टली एफआई पैसे मैनेज करता हूँ। बट ओवरऑल ये कि हमें प्लेयर्स एक्चुअली ज्यादा नहीं लगे। 45 लोग हैं, आई मीन 45 कंपनीज हैं। और लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो उस प्रोडक्ट में 5-7 लोग अच्छा कर रहे हैं। तो अब ये नहीं है कि 45 फ्लेक्सी कैप फंड है तो 45 बड़े अच्छे हैं, तो आप 5-6 से compete कर रहे हो। और हमारी भी हिस्ट्री उनसे बुरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल। तो आगे जाके वी कैन बी क्लेम आवर शेयर। बट ब्रॉडली मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में, आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट गाइस। तो 2003 में एक्चुअली इंडिया का बिगेस्ट म्यूचुअल फंड मैनेजर इक्विटीज में मैं बन गया था अमंग प्राइवेट प्लेयर्स। ओके। तो वो दिन बड़े मजे आए थे, तो मैंने कहा एक बार रीलिव किया जाए कि कैसे पब्लिक के साथ, मैं फंड मैनेजर नहीं उनका बट पब्लिक के साथ जुड़ने में अलग मजा है, अलग। इट्स लाइक अ हाई इफ यू डू वेल। सर, तो जब आपने स्टॉक मार्केट जर्नी अपनी स्टार्ट की थी, कभी ये ड्रीम लेकर चले थे कि एक दिन अपनी ही कंपनी का म्यूचुअल फंड आएगा और हम लॉन्च करेंगे? कोई अगर वो अलायंस कैपिटल वाले इंडिया को नहीं बेचते, हम तो भी अलायंस में खुश होते। और मोस्ट प्रॉब्ली अलायंस का फंड एचडीएफसी से बड़ा होता, क्योंकि उन दिनों में हम एचडीएफसी से बहुत बड़े थे। और राइट। जो मुझे समझ आई है दूर से कि हमारी परफॉर्मेंस तब से इक्विटीज की एटलीस्ट उनके फंड से बहुत बेटर रही है। तो मुझे तो लगता है कि अब वो एग्जीक्यूशन कैसे होती है, वो मार्केटिंग कैसे होती है, वो भगवान जाने। बट जनरली वो तो कोई सोचता भी नहीं है। मैं एक्चुअली अपनी जो इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, मुझे राइट। लगता है कि लोग कहते हैं कि हमने 20 ईयर विनर देखा या हमने मैनेजमेंट पे बेट की। वो मैनेजमेंट को कैसे पता होता है कि वो इतने बड़े परफॉर्मेंस करेंगे या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे? किसी को नहीं पता होता। तो इसलिए आपको, हम जो जैसे रिटर्न्स भी जहां बने हैं हमारे, वो ऐसे बने हैं कि हमने कंपनियां ली जिसमें कोई बुराई नहीं थी और वो एंड में बहुत अच्छी बन गई। लेकिन ये नहीं कि अच्छी मैनेजमेंट थी, उनको अच्छी मैनेजमेंट को नहीं पता था कि हम इतने अच्छे हैं। तो इसका हमारी भी स्टोरी है, कौन सोच सकता था कि जी अब एक दिन अपने नाम से या हीलियोस के नाम से फंड होगा? कोई नहीं सोच सकता इतना ज्यादा। एग्जैक्टली सर, एक दिन हम लोग बात कर रहे थे कि इंफोसिस, एल&टी, इन सभी में जितने लोगों ने पैसा बनाया वो तो बनाया, लेकिन इनके जो प्रमोटर्स हैं जिन लेवल्स पे वो निकले थे, आज अगर वो अपनी करंट मार्केट वैल्यू पर उसी स्टेक की अगर वैल्यू करें तो शायद नुकसान भी उन्हीं सबको सबसे ज्यादा हुआ होगा, क्योंकि ही एग्जिटेड एट ए वेरी अर्ली स्टेज। अच्छा, दैट में कहो, यस यस एब्सोल्युटली। अगर उनको सब पता होता तो क्यों पहले बेचते? करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। एग्जैक्टली सर। सो सर, अब सवाल यह आता है कि कमिंग बैक टू द मैक्रो लेवल्स। सर, अभी जो बातें हो रही हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर दुनिया भर में, कि कभी आता है फैड थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, कि कभी वो हॉकिश टोन देता है, कभी वो थोड़ा सा डॉविश साइड पर चला जाता है। कैसे देख रहे हैं सर मुझे 2024? लग रहा है कि वो एंड गेम है। अगर कोई हॉकिश भी है तो वो कह रहा है मैं एक और कर दूं या मैं इसी को 6 महीने और निकाल दूं। अब कोई ये केस भी बन रहा है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक होने हैं। ओके। अगर होना भी है, मुझे लगता है बड़ी लो प्रोबेबिलिटी है। लेकिन वो ओके। आपको 1 मिनट में ये कैसे कह दे कि अब चलो जी पार्टी टाइम। बिकॉज एज लॉन्ग एज जॉब्स नहीं जा रही, एज लॉन्ग एज उनकी इकोनॉमी लास्ट क्वार्टर में 4.9% ग्रो हुई, तो राइट। एक्चुअली मार्केट ने उनको मौका दे दिया कि आप थोड़े दिन और हाई इंटरेस्ट रख लो, क्योंकि हमें इतना वो नहीं हो रहा।
ना हमारे एम्प्लॉय, मतलब हमारे एम्प्लॉय नहीं, मतलब पब्लिक की जॉब्स भी नहीं जा रही और जीडीपी भी ग्रो हो रही है। एक दो सेक्टर्स में जो डायरेक्टली हिट है वो खराब कर रहे होंगे, शायद कर रहे हैं। राइट। तो इसलिए एक्चुअली अगर आप मतलब इफ द फेडरल रिजर्व को परमिशन मिल गई इफेक्टिवली मार्केट से कि आप थोड़े दिन और हाई इंटरेस्ट रेट रख लो, तो रखेगा ही। तो उससे क्या है कि उसकी बाद की क्लैरिटी आ जाएगी कि अब मैंने एक दो साल किया, उससे जो जहां पे इन्फ्लेशन थी वो खत्म हो गई। सो ये तो एक्चुअली बफर बन रहा है मेरे हिसाब से हमारे मार्केट के लिए कि ओके। भाई यू हैव केप्ट इट लॉन्गर, उसमें कोई मर भी नहीं गया, उसमें कोई क्रैश नहीं हो गया, और आपका भी काम हो गया। बिल्कुल। एंड जब 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद भी अगर आप कहो कि वो इंटरेस्ट रेट कट कर देंगे या तब फाइनली बोल देंगे नहीं हुआ, तो उससे 3-4 महीने पहले वो चीजें डिस्काउंट होती है। तो अब आप बिल्कुल। 2-4 महीने इधर उधर हो फ्रॉम डिस्काउंटिंग द एंड ऑफ द हाइक हाइकिंग तो, साइकिल। तो सर मतलब ये जो पॉज वाली साइकिल होगी, हम ये कह लें कि ये थोड़ा लंबा चलने वाली है, या रेट कट की जो साइकिल होगी वो 2024 में हम देख पाएंगे? मुझे लगता है देख पाएंगे सेकेंड हाफ में, यस। सेकेंड हाफ में देख बिकॉज पाएंगे। एक्चुअली ये इंटरेस्ट रेट का कोई मतलब फायदा मीन्स अगर इन्फ्लेशन खत्म हो गई या कम हो गई तो थोड़ा बहुत उन्हें कम करना पड़ेगा, बिकॉज उनका एक और भी तो टारगेट है ना, रियल इन्फ्लेशन, आई एम सॉरी, रियल इंटरेस्ट रेट 2%। राइट। तो अगर इन्फ्लेशन 2-2.5 हो जाए तो आप 4-4.5 करोगे, ये इस तरह से फॉर्मूला चलता है। और वो हर वक्त भी नहीं वो नंबर रहता, वो भी एवरेज ओवर अ साइकिल करते हैं। सो मुझे राइट। लगता है कि ये कांट भी कि अब चलो अब चल रहा है सब तो 5 ही रहने दो, बिकॉज उससे कई कई सेक्टर्स को तो काफी नुकसान हो रहा है, पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्शन मॉर्गेज टाइप सेक्टर, जहां आप 8% पे अब आप डॉलर में लोन लो टू बाय अ हाउस, तो वो सब राइट। चीजें क्रश हो गई हैं। लेकिन क्योंकि कंज्यूमर की सेविंग्स काफी थी, जी। कंज्यूमर को आफ्टर कोविड काफी, वो कहते हैं कि वो एक साल और चल जाएंगे विदाउट हैविंग टू कट डाउन ऑन देयर एग्जैक्ट। ओन एक्सपेंडिचर। सर अगर हम 2024 में देखें, तो लाइक वी हैव सीन ए साइडवेज मूवमेंट इन द क्रूड। इफ वी से कि क्रूड की जो एक रेंज थी, इट वाज इन बिटवीन $70 to $90 ऑन एन एवरेज। सर क्या लगता है कि ये क्रूड तो कुछ परेशान नहीं करने वाला है? दूसरी जो कमोडिटीज हैं लाइक मेटल और जो एग्री कमोडिटीज हैं, इनका क्या रोल रहने वाला है इनका मार्केट्स में? जी ऑयल का अलग है, लेकिन मेटल वगैरह का मुझे नहीं लगता कि कोई होप है, क्योंकि एक बड़ी कंट्री चाइना जो इतना ओके। ज्यादा कंज्यूम करती थी उसकी हालत खराब है। चाइना में राइट। वही हो रहा है जो 3-4 साल पहले इंडिया में हुआ था, जब ये रियल एस्टेट कंपनीज को प्रॉब्लम हुई थी कि जी उनकी फाइनेंसिंग बंद हो गई है, उनके नए प्रोजेक्ट, उनके पुराने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, और उनको नए प्रोजेक्ट करके पुराने प्रोजेक्ट बचाने का काम खत्म हो चुका है। सो अगर चाइना एक बिग मार्केट खत्म हो जाए, और यूएस वगैरह में भी 5-6% इंटरेस्ट रेट में नए प्रोजेक्ट तो कोई नहीं लगा रहा होगा बहुत बड़े इस टाइम पे, तो मुझे नहीं लगता कि मेटल वगैरह में कोई तेजी की लॉजिक है। ऑयल का क्या होता है, कई वो जो और चीजें हो जाती है, वॉर हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बट अब इंडिया का भी ऑयल का इम्पैक्ट काफी लिमिटेड हो गया, बिकॉज ऑयल पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट को लॉस होता था, तो सब्सिडी होती थी, तो जो कंज्यूमर है उसको नहीं पता होता था कि प्राइस बढ़ गया, तो वो अपना उसी स्टाइल से अपना ऑयल कंज्यूम कर रहा है। अब क्या है कि गवर्नमेंट तो बल्कि और पैसे बना लेती है क्योंकि ऑयल प्राइस जी। इतनी हाई है। सो इन अ सेंस देयर इज अ बफर, अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट अपनी जेब से थोड़ा कट करके एक्साइज वगैरह उसको वो कर सकती है। तो अभी अनलेस यू से कि 120 हो जाएगा, आई थिंक नोबडी केयर्स, 90 भी हो जाए, इट कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द मार्केट। जी। सभी सर, आप तो मार्केट में इतने समय से हैं। आई मीन ये जो बुल रन को लोग बोल रहे हैं इस बार की, ऐसा बुल रन इन्होंने बहुत कम लोगों ने देखा। आपने मैंने सर वो बहुत टू देखे, सबसे घटिया बोल रहा यही वाला है, असली बोल रहा पुराने थे। सर इसमें घटिया क्या था? घटिया नहीं, मेरा मतलब है 98 99 में, मेरी हम्म। 99 में एनएवी ऑफ अ जनरल फंड, नॉट टेक फंड, ओके। went up to 80% of a mutual fund. ओके। Alliance वाह। Equity Fund NAV went up 280% in 99। फिर 2005-06-07 में हम्म। एवरेज रिटर्न 4 साल का था 40% पर एनम, मेरा नहीं मार्केट का, मेरा उससे ज्यादा थोड़ा, पर ये मार्केट की हालत ऐसी थी। सो अब का क्या रिटर्न है कि स्मॉल कैप बढ़ गए, कोई क्या फर्क पड़ गया, अभी नहीं है ये रिटर्न। जो बुल रन होता है वो अलग स्टाइल की चीज होती है, ये बुल रन नहीं है, ये बहुत बड़ा। क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, आप अप्रैल 1 से गिन रहे हो, मार्च से नहीं गिन रहे हो। अगर अप्रैल से भी गिनते हो तो 27-28% पर एनम बना है, ओके। लेकिन उसके पहले 2 साल बड़े गंदे थे।
वहां पे राइट। क्या था कि पहले इतने गंदे भी नहीं थे, बट जहां से शुरू हुआ वहां से 40% पर एनम फॉर 4 years, एंड 98 99 तो एब्सोल्युटली क्रेजी बुल रन। सो मेरा मतलब ये बुल रन तो बड़ा शरीफों वाला बुल रन है अभी। बिल्कुल सर। सर लेकिन एक चीज जो कि मार्केट में बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रही है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स। Correct. रिटेल इन्वेस्टर जरूर, आई मीन इतना शायद एडिशन 99 के ये बुल बात रन ठीक में है, नहीं हुआ। बिल्कुल। 2004 से 7 के बीच में भी अवेयरनेस शायद उतनी नहीं थी। करेक्ट करेक्ट अभी सर डबल स्पीड से चल रहे रिटेल करेक्ट। इन्वेस्टर। तो सर कैसे देख रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब उनके लिए की ट्रिगर्स क्या है या उनके लिए बचने का एक माध्यम क्या है कि कल को स्टॉक मार्केट में बहुत सारे जो नए प्लेयर आ रहे हैं जो 50,000 1 लाख रुपए लगाते हैं, उनको किस रूट से जाना चाहिए? पर बिफोर दैट, इस बारी के बुल रन में अलग बात ये हुई है कि डेमोक्रेटाइज बुल रन है, मतलब काफी सारे लोगों को पार्टिसिपेट किया और काफी लोगों ने उसका फायदा उठाया है। क्योंकि पहले परफेक्ट। म्यूचुअल फंड 90s में तो हम वन ऑफ द अर्लीस्ट थे, तो वो म्यूचुअल फंड समझाते समझाते 10 साल निकल गए। एग्जैक्टली। एंड 5 6 7 में भी म्यूचुअल फंड में साइज नहीं बना था। तो कि ये ऑल्दो आपको कि रिटेल इन्वेस्टर आया है, मतलब बेसिकली म्यूचुअल फंड में भी आया है और डायरेक्ट भी आया है, एंड मोस्टली आफ्टर कोविड आया है मोस्टली। सो इसलिए उस हिसाब से आई एग्री कि लोगों को जो पार्टिसिपेशन है वेरी मच बेटर है। बट मेरा कहने का मतलब ये रिटर्न को ऐसा नहीं बन गया कि हिल जाओ। ये जी रिटर्न फिर भी नॉर्मल है कंपेयर टू प्रीवियस बुल रन, या मे बी बिलो नॉर्मल भी कह सकते हैं ना। जी बचने का तरीका ये है कि पहले हिस्ट्री समझे जी कि जब हमने इतने रिटर्न बनाए, लेकिन ओवर टाइम वो रिटर्न उस टाइप के नहीं बन सकते। जी अगर आपके 18-20% भी बन जाए, इट इज अ माइंड ब्लोइंग रिटर्न। क्योंकि मार्केट का रिटर्न ओवर 7 8 10 साल वो 13 15% से ऊपर नहीं जाता, कोई पीरियड देख लो आप। तो राइट। मार्केट को आप 5 6% फंड मैनेजर बीट करते हो तो हीरो, बहुत बड़ा हीरो बन जाता है। यहाँ पे हर आदमी सोच रहा है कि वो हीरो है। तो वो थोड़ी उसको ये समझने की बात है कि ये रिटर्न जो थे ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि हर आदमी आके सोचता है मैं 30% साल के बनाऊंगा, नहीं बन सकता, जो मर्जी कर, जो मर्जी कर। अब 1% आधे% क्वार्टर% शायद बन भी जाए, बट ब्रॉडली नहीं बन सकते। आपको घूम फिर के आप 15 पर एनम पे आओगे। तो इसलिए उस हिसाब से करिए, पर उसमें भी कोई बुराई नहीं है। क्योंकि राइट। 15 16 18% रिटर्न कहीं और नहीं बनना। राइट। किसी और प्रोडक्ट में नहीं बनना, कोई डेट में नहीं बनना, कोई गोल्ड में नहीं बनना, कोई प्रॉपर्टी में नहीं बनना, कहीं नहीं बनना। उससे ज्यादा बन गए तो एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके हिसाब से नहीं चल सकते। सर अगर हम देखें तो इलेक्शन से एक हम स्टडी कर रहे थे कि इलेक्शन से 6 महीने पहले अगर कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है और इलेक्शन के 6 महीने बाद वो पैसा निकालता है तो उसको कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं मिले। अच्छा, ऐसे मैंने देखा। अच्छा 99 से सर हमने ये स्टडी की अभी अच्छा। तक 2019 के इलेक्शन तक। 99 के इलेक्शन में भी इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि थोड़ा सा एक अटल जी की जब गवर्नमेंट बन रही थी उस समय भी स्थितियां बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी कारगिल हो रहा पॉलिटिकली। था, कारगिल कारगिल चल रहा था। एग्जैक्टली सर, नहीं, अक्टूबर कारगिल में से उस समय। बाद में हुआ था, बट हाँ अराउंड दैट टाइम। करेक्ट। हाँ एग्जैक्टली सर, वो उस समय पर अक्टूबर में गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। फिर 2004 में तो रिजीम ही चेंज हो गया था, हवा कुछ और थी और बना कुछ और मार्केट में एक डाउन सर्किट लगा, लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई वो वो बहुत बहुत वी बढ़िया। शेप रिकवरी थी। सर रिजीम चेंज वैसे तो अभी ऑन कार्ड्स लगता नहीं है 2024 में, लेकिन क्या मार्केट में अगर बाई चांस हो जाता है, बाई चांस कुछ ऐसा हो जाता है कि बीजेपी अपना पूरा बहुमत नहीं जुटा पाती और बाकी पार्टीज एंटी बीजेपी होने की वजह से कुछ सरकार फॉर्म करती हैं, तो मार्केट कितना तैयार है सर? तो जी उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अगर एक्चुअल बीजेपी पावर में नहीं हो, सीटों से नहीं फर्क पड़ता कि आपने 230 लेके सीटें बना ली, फिर किसी को भी खास फर्क नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी होए ना, तो एग्जैक्टली। मुझे लगता है आपके 20% जाएंगे एक दिन, फर्स्ट डे। उसके बाद वो फिर 1.5 साल 1 साल में रिकवर होंगे। लेकिन इस चीज की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम है। मे बी 5% होगी, पता नहीं जितनी भी कैसे भी। बट तो प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता 2 घंटे बाद, ना ना ना, उसमें पहले दिन तो जाएंगे जैसे पहले गए थे। उसके बाद फिर चाहे 6 8 महीने बाद रिकवर हो जाएंगे। वो तो है, इतना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि आप कुछ भी कर लो और मार्केट चलेगी। ओवर टाइम चलेगी। जी। लेकिन इवेंट को तो नेगोशिएट करना पड़ेगा ना, कि आप क्या सोच रहे थे और क्या हुआ। अच्छा सर, ये स्टेट इलेक्शंस का भी कुछ इम्पैक्ट पड़ने वाला है मार्केट पर? स्टेट इलेक्शंस का अभी हमने ये अज्यूम किया कि नहीं पड़ने वाला। क्योंकि ओके। लोगों को अभी तक ये व्यू है, जो मेरा भी व्यू है, कि लोग सेंटर और स्टेट में अलग अलग, क्योंकि अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, तो राइट। इसलिए वो इलेक्शन अलग अलग
डिसाइड करते हैं। जैसे लोग मुझे बताते हैं, वो जो भूल जाता हूँ, 19 में कहते हैं कि उड़ीसा में उसी दिन इलेक्शन हुए थे स्टेट के और सेंटर के, जी और बिल्कुल। स्टेट के अलग थे, सेंटर के अलग थे, इस टाइप के बड़े एग्जांपल्स हैं। और वो हमें भी समझ आती है दूर से या पास से कि वो किससे मतलब कौन से दो फेसेस हैं जिनको पब्लिक अब समझ रही है कि इनमें से चूज करना है। तो राइट। इसलिए वो सेंटर और स्टेट में अभी तक तो हमारी भी यही असम्पशन है कि स्टेट डज नॉट मैटर फॉर आर ओके। टू ऑन द मार्केट। जी सर, अगर हम 2023 देखें तो आई मीन कुछ एक सेक्टर लाइक बैंकिंग, अगर मैं ओवरऑल बैंकिंग लेता हूं तो नहीं परफॉर्म किया, लेकिन पीएसयू ने उस पॉकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आईटी, अगर मैं निफ्टी के रिटर्न से कंपेयर करता हूं नहीं चला, तो ऑलमोस्ट 50 to 60% तो मार्केट का जो वेटेज होता है वो चला नहीं है। और कंज्यूमर के भी बड़े वाले नहीं चले, लीवर शिवर नहीं चले। हाँ एग्जैक्टली exactly. सर क्या ये समय इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का, या 24 में जो अगर साइकिल होगी, मैं कहता हूं अगर रिजीम चेंज नहीं होता है, बीजेपी आती है अच्छी, जिस तरह की पावर की रही है उसी तरह से आती है, तो क्या इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन तो अभी जी सही है? देखिए, ये इन स्टॉक्स में हम फाइनेंशियल तो हमारे को बड़ा पसंद है, आईटी हमें ओके। नहीं पसंद। लेकिन इसमें क्या है कि हर वेदर का पोर्टफोलियो बना रहे हो, ये हो राइट। जाए वो हो जाए, उसमें आप पूरा ना दूसरे में डाल सकते हो ना इसमें। सो इन एनी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, चाहे वो आदमी एक फंड से ले या अपने आप बनाए, उसको लार्ज कैप भी रखने पड़ेंगे। हर ओके। स्टॉक इसलिए नहीं होता कि हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न देगा। हम जैसे एचडीएफसी बैंक वगैरह को कहते हैं कि हाई कॉन्फिडेंस इन रीजनेबल रिटर्न, राइट। कि भाई फिर भी मार्केट को बीट बाट कर जाएगा, चाहे वो किसी और स्टॉक को बीट करे ना करे, और अगर एक साल नहीं किया दूसरे साल कर देगा। वैसे लास्ट ईयर बाय द वे कैलेंडर ईयर में उसने 7% इंडेक्स को बीट किया था। मार्केट पूरे साल कैलेंडर ईयर में 4% रहती है, वो 11% अब था। वो उसका वही काम है, और वो राइट। काम में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो घूम फिर के कर देगा, कोई एक आध नहीं हुआ तो अगले साल कर देगा। तो ये अलग अलग आपको मेंटली दो ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं। एक ग्रुप होता है कि अब तो गए तो इसमें मतलब बने तो 3 टाइम बनेंगे तो 40-50% जाएंगे, वो अलग अलग ग्रुप्स है ना दोनों। तो लार्ज कैप में ओवर बिकॉज 1-1.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं हुई, राइट। तो लार्ज कैप के भी चलने का टाइम है। लेकिन अगर उल्टा होता है, जब स्मॉल कैप गिरते हैं वो भी बड़े गिरते हैं, जैसे राइट। 2018 में आई थिंक 40% गिरे थे, और राइट। इंडेक्स अप था। तो एक बिल्कुल। साल में वो 5-5 साल 4-4 साल की परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है जब डायरेक्शन होती है कहीं में। तो इसलिए दोनों एंगल्स के लिए दोनों को ही रखना पड़ता है, एक है रिटर्न के लिए, एक है स्टेबिलिटी के लिए, और दोनों चाहिए। बिल्कुल। सर अगर हम देखें तो जैसा आप स्मॉल कैप का बता भी रहे हैं कि लाइक रिटर्न तो यहां से ही मिलता है, स्टेबिलिटी लार्ज कैप से मिलती है। तो सर अगर स्मॉल कैप के लिए अगर आपको देखना हो, वैसे तो आज दर्शक हैं, फ्लेक्सी कैप, हीलियस फ्लेक्सी कैप लॉन्च हो चुका है, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल है आज भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा सेक्टर लग रहा है कि सर 24 या अगले 2-3 साल के लिए ठीक लग नहीं, रहा है? यही तो सारी स्टोरी है कि वो कभी कोई सेक्टर की प्रेफरेंस आ जाती है, कभी किसी और की आ जाती है। इसका अब जैसे इस साल का, चलो टेक का तो थोड़ा मुझे तो क्लियर था कि टेक नहीं चल रहा, बट ओके। अब आपने आज डिफेंस को इतना क्या कर दिया है, जो रेलवे को आज क्या हो गया जो कल नहीं था, ऐसे समझ नहीं आती है। इसलिए हम कहते हैं आप 30-40 स्टॉक लो, कभी किसी का नंबर आएगा कभी किसी का नंबर आएगा, वो कहना बड़ा मुश्किल है। इट्स लाइक अ रिले रेस, कोई स्टॉक बहुत चल गया वो रेस्ट करेगा, फिर दूसरे को गएगा तू चल भाई अब तू भाग थोड़ी देर। इसलिए हम तो ये कहना हमने बंद कर दिया है। हम कहते हैं कि आपके पास 500 स्टॉक है यूनिवर्स में, सपोज, राइट। उसमें आप हर तरीके के गंदे फैक्टर निकाल दो। अगर बहुत महंगा आउट, अगर बड़ी गंदी थीम है आउट, उसकी हिस्ट्री खराब है आउट, उसके उसकी वैल्यूएशन खराब है आउट, उसके नेक्स्ट 1 और 2 ईयर के रिजल्ट खराब है, उसको आउट कर दो। आपका फिर भी 100 स्टॉक रह जाएगा जब आपको कुछ भी गलत नहीं नजर आएगा। फिर अच्छी चीजें ढूंढेंगे हम राइट। कि इसमें अच्छा क्या है। चलो गंदा नहीं था कुछ भी, जस्ट बिकॉज गंदा नहीं था डजंट मीन कि अच्छा हो गया। राइट। गंदा नहीं का मतलब गंदा नहीं है। ओके। बिल्कुल, कि मतलब इन 100 में हाँ से तो ठीक, हम जैसे चुन कोई सकते हैं। वैल्यूएशन है, अगर वो 30 में सारे कंज्यूमर वाले 30-40 चलते हैं, आपका भी 30-40 है, तो अच्छी दोनों हो गई, लेकिन गंदी नहीं है, उस हिसाब से ही है। फिर आप अच्छी चीजें ढूंढेंगे कि उसमें शायद ग्रोथ बेटर हो, उसमें कुछ कुछ हो रहा हो, कोई नई चीज हो रही हो। उससे हमने सबको बीट कर दिया मोर और लेस जिंदगी में, विदाउट नोइंग कि किसका नंबर आएगा। बिकॉज वही तो मैं आपको शुरू में बोल रहा था, मैंने बजाज फाइनेंस लिया 2011 में। मुझे क्या पता, उनको कैसे पता कि वो हीरो हैं? मुझे तो नहीं पता था आप हीरो।
लेकिन आपके सपने में सोचते थे कि आप हीरो, आप भी नॉर्मल थे। तो व्हाट आई मीन है, जिसका जो आता है नंबर वो पता ही नहीं लगता। मैंने वरुण बेवरेज लिया 2019 में, उनकी वो ड्रिंक निकल आई स्टिंग। ओके। वो 2019 में तो बात ही नहीं हुई थी मेरी उनके साथ स्टिंग के ऊपर। अच्छा। वो स्टिंग चल गई उनकी, क्योंकि आप स्टॉक वो ले रहे हो जिसमें गंदा कुछ नहीं है। अच्छा वो ढूंढेंगे अपने आप, हमें क्या पता। राइट। हमें क्या पता कि स्टिंग एक ड्रिंक है जो बड़ी हिट हो जाएगी 2 साल में। इधर बात ही नहीं हुई स्टिंग की पूरी मीटिंग में, और स्टॉक 6 टाइम बढ़ गया है फॉर अ रीजन विच वी डिड नॉट नो। मैंने 2009 में आइशर लिया था। जी। आइशर में क्या था उस वक्त की, वॉल्वो के साथ डील हो रही है, वो इंजन करेंगे, ये करेंगे। मोटरसाइकिल हमने सोचा कि अमीर आदमी का शौक है और रखी हुई है मोटरसाइकिल, क्या करे। वो वॉल्वो का कुछ हुआ नहीं, मोटरसाइकिल चल गई। तो गेम यही है कि आप हर तरीके की गंदी चीजें उनकी हटा दो सबकी, और उसके बाद आपने अच्छी चीजें थोड़ी ढूंढ ली, 2-4 जो इसमें इन राइट। फैक्टर्स में कुछ है, और बाकी होंगे कि चलो बुराई नहीं है, वैल्यूएशन गंदी नहीं है। अब जैसे नई कंपनी आती है, अब उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, हम कहते हैं गंदी नहीं है, अगर हमें पता हो कि गंदी नहीं है। सही और बात है। अच्छी कैसे बोल दोगे नई कंपनी के बारे में, क्योंकि टेस्टिंग तो पब्लिक में होती है आके, कि अब आपने कैसे गाइड किया, कैसे आपने ईसॉप लिए, कैसे आपने कोई रिलेटेड पार्टी किया, आपने वारंट लिया, बाद में पता लगेगा। तो इसलिए ये हम तो प्रिसाइज करना छोड़ दिया, हम तो 30-40 बेट्स लगाते हैं, उसमें तो चल जाते हैं अपने आप, और जो चलता है उसको हम कहते हैं बहुत ही अच्छा, हमने टाइम पे ले लिया था, विदाउट नोइंग कि उसका नंबर आएगा। बिल्कुल सर। सर ये बताएं, ये जो मार्केट में सर, अगर मैं बोलूं कि कुछ एक रिस्क जो पैदा हुए पिछले 8-10 साल में अगर हम देखें, लाइक हमने डिमोनेटाइजेशन देखा, एक देश की कोविड। करेंसी बंद हो जाती है ओवरनाइट। अचानक से कोविड आ जाता है, 1 महीने का टाइम देता है संभलने के लिए। लोग शायद इस जनरेशन ने कोई महामारी भी नहीं देखी थी, तो वो मिसकैलकुलेट हो गया। उसके बाद सर रशिया यूक्रेन का वॉर हो जाता है, जिसमें कि अभी तक सर छोटे मोटे एस्केलेशन होते थे दो देशों के बीच में, लेकिन वॉर नहीं हो जाती थी। हाँ। हाँ, वॉर वॉर नहीं बनती थी। करेक्ट। उसके बावजूद भी मार्केट चला। तो ये जो फियर का निकल जाना लोगों के दिमाग से कि कुछ भी हो जाए मार्केट तो ऊपर चला जाता है, तो बेचना नहीं है माल, क्या ये फियर सही है, या हमें इन्वेस्टर्स एक्चुअली को? डिपेंड करता है कि आप किस पीरियड में उसको देख रहे हैं कि सही है कि नहीं है। अगर आप कहोगे 5-10 साल में, तो मैं भी कहूंगा कि सही है, कोई फेयर की जरूरत नहीं है। ओके। अगर आप कहोगे ये साल खराब होगा, कि अच्छा, किसी भी साल हो सकता है, और वो रीजन जो है ना, वो पहले लगेगा कि ये क्या रीजन था गिरने का, लेकिन वो तो हमने देखे हैं जिंदगी में, कोई रीजन समझ नहीं आता, वो बाद में हम जस्टिफाई करते हैं। तो इसलिए डिपेंड, ऐसे अगर हम पुराना हिस्ट्री देखें कि वर्ल्ड वॉर 2 भी तो हुई थी, तो जापान राइट। के रिटर्न बने नहीं थे उसके बाद 30 साल। फिर आप राइट। बोलोगे कि अब कंस्ट्रक्शन होनी है। अगर राइट। मूड खराब है तो आप कहोगे वॉर हो गई है, अब तो डिमांड डिस्ट्रॉय हो गई है। सो राइट। पॉइंट इज, इमीडिएटली जो होगा, स्लाइटली लॉन्गर टर्म में। अब देखो, आप इंडिया का देखो, हमारा 26/11 जब हुआ था, वो हुआ था राइट। November 8 में, और दिसंबर राइट। से बॉटम हो गई मार्केट। अब देखो कितना बुरा लगता है, लेकिन ऐसी राइट। थी ना वर्ल्ड। क्योंकि वो किसी चीज को बॉटम गिन लेते हैं, किसी चीज को कि भाई उसके कारण गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी, कुछ किसी ने वो कर दिया, तो फिर वो लोगों ने सपोर्ट करने के लिए शेयर ले लिया, और सपोर्ट मुझे नहीं याद, कोई होटल का ले लिया कि हम तो होटल का ही लेंगे, टू प्रूव कि हम वो हैं, हम डरते नहीं है। कुछ भी रीजन बन जाते हैं। बट इसलिए ये जो आप कह रहे हो कि डर है कि नहीं है, अगर आपको लॉन्ग टर्म है तो डर कम होना चाहिए। शॉर्ट जी। टर्म अगर आप एक्चुअली खेल रहे हो तो हर हर चीज का डर है, चाहे बिल्कुल वो सर। डर मैं प्ले आउट करे कि ना करे। बिल्कुल सर, मैं देख रहा था कि इराक की जीडीपी जब उनका अमेरिका से युद्ध हुआ था 2002 के आसपास, या जब वो नहीं, अर्ली 2000 में। हाँ, 2002 में होगा क्योंकि आफ्टर September 11, हाँ। राइट। तो उस समय उनकी जीडीपी अराउंड वो 25 या 30 बिलियन डॉलर की थी। अच्छा। आज हम 20 साल बाद अगर उनको देखते हैं, तो उनकी जीडीपी अराउंड 250-260 बिलियन डॉलर की हो गई। है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, नहीं है उनकी। अच्छा। एग्जैक्टली सर, ये डेटा मेरे लिए भी सरप्राइज करने वाला था कि अच्छा। लाइक, अच्छा। अगर 20 साल में एक इराक जैसा देश अपनी जीडीपी को 8 गुना तक ले जाता है, और जबकि हम आज भी उसकी कोई इकोनॉमी को बात ही नहीं नहीं देखते, करते, क्या है, करे गवर्नमेंट कौन है, क्या है, करे। तो हमें क्या, ये जो इंडिया में छोटे मोटे एस्केलेशंस चलते रहते हैं, कभी चाइना से, कभी पाकिस्तान से, और ये जो सब रशिया यूक्रेन, तो हमें तो डरना ही नहीं चाहिए, मतलब ये तो इन एक। चीजों से नहीं डरना। ये चीजें तो हर जगह प्रूव्ड है कि आपकी जीडीपी 7-8, पर उनका ये देखना पड़ेगा कि ऑयल प्राइस के बढ़ रहे हैं। अब तो पता नहीं ऑयल, मुझे तो पता नहीं उनके स्टोरी का पूरा, कि ऑयल कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना बेच रहे हैं।
बट उनका ऑयल ही है 15-20, पता नहीं क्या प्राइस थी उस वक्त 2002 में, ऑयल की होगी $10-15 हो गए जो भी हो गई, तो 8 गुना उनका ऑयल बढ़ गया अगर वो कर रहे हैं। बट इंडिया की तरफ से अगर देखें तो इंडिया में आप 7-8% कांस्टेंट करेंसी टर्म में जीडीपी ग्रो करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 10% करना बड़ा ही मुश्किल है, सही 5% से 6% से कम करना भी आसान काम नहीं, क्या क्या खराब करोगे टू मेक इट बिलो दैट। बात। तो क्योंकि 2% तो हमारी 1.5% तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाती है, एंड बिल्कुल थोड़ा सा आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है हर साल नई नई बातें करके, नई चीजें करके। समीर सर, जब बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी अभी 2014 में, तब निफ्टी चल रहा था 65-6700 की रेंज पर। अच्छा। जब 2019 पर गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो वो 11,000-12,000 के बीच में चल रहा था। अब हम 18-19,000 के बीच में चल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर कोई बड़ा कुछ डिसरप्शन नहीं हुआ तो ये लेवल्स अचीव हम रखेंगे, अपना अटेन करेंगे। सर 29 में अगर कोई रिजीम चेंज नहीं होता है, अभी 24 में, 29 में हम कहाँ बात कर रहे होंगे निफ्टी तो के मैं लेवल्स तो पर? इसके लिए जी सिंपल करता हूँ कि आप हर साल एनुअलाइज करके रुपी टर्म में 15% ओके। रुपी टर्म में, डॉलर टर्म में 12-13, अज्यूम करो कि चलो 2-3% रुपी डिप्रिशिएट होता रहेगा, जो पहले बिल्कुल 3.5% होता रहे। आप उसको जितने मर्जी साल कर लो, इसलिए लोग मुझे बोलते हैं टारगेट क्या है, मैं कहता हूँ मल्टीप्लाई करके बताता हूँ आपको कौन से साल का चाहिए, या रिवर्स में आपको 50,000 निफ्टी चाहिए, अभी बताते हैं कि मोटा माटी किस साल में हो जाएगा, बिकॉज रेंज यही रही है। मैंने देखा 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर एंड 25 ईयर, पांचों में जी। डॉलर रिटर्न रहा है बिटवीन 9 पॉइंट समथिंग एंड 12 पॉइंट समथिंग और 13 पॉइंट। तो रुपी में आप 3-1% ऐड कर दो तो 12-13% से 16% पर एनम एनुअलाइज रिटर्न रहा है। लेकिन ओके। किसी एक साल में रिटर्न नहीं होता, बट घूम फिर के रिटर्न होता है, बिकॉज दैट इज द अंडरलाइंग ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेट अर्निंग्स। वैसे भी आपको पता है मोटा माटी कि बिल्कुल फाइनेंशियल, कंज्यूमर और आईटी सब 12-15-16% ग्रो होते हैं, फिर कई यंगर कंपनियां ज्यादा ग्रो होती है, फिर थोड़ी देर कोई बड़ी कंपनी 10% से कम हो रही होती है। और ये जो कमोडिटी टाइप कंपनीज हैं, ये टाटा स्टील और हिंडाल्को, या तो ये 2 बिलियन बना रहे होते हैं या 2 बिलियन गंवा रहे होते हैं, तो इनको अलग कर बिल्कुल दो ये 10-20 कंपनियों को, तो बाकी मोटा माटी 15% पे चल रहा है काम देश का रुपी में। बिल्कुल। तो यानी कि 12 से 15% के रिटर्न अगले ज्यादातर 5 या 10 साल की स्टोरी पर चल हम मान सकते हैं, सकते हैं। क्योंकि यूएस में भी लास्ट मैंने 25 साल देखा था, अराउंड 7.8% पर एनम था, तो उसको भी अगर आप रुपी में कन्वर्ट करो वो भी 11-12% दे रहे हैं 25 साल से। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात थैंक करके, यू। और हमेशा जानकारी मिलती है सर। नहीं, और थैंक विश यू वेरी हैप्पी दिवाली यू। फ्रॉम जागरण टीम। एंड आई होप कि आपके म्यूचुअल फंड्स में भी विंग्स लगे और आप बहुत अच्छे से आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म करें। एंड आपका पोर्टफोलियो तो एवरीबडी नोज कि किस तरह से परफॉर्म करता है। थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच मच। सर फॉर योर थैंक्स। प्रीशियस टाइम थैंक सर। यू। थैंक यू।